आपने सोशल मीडिया पे नोट किया कि बहुत सारी थ्योरीज शेयर हो रही हैं कि ह्यूमंस एक्चुअली एलियंस हैं, सीड किए अर्थ पे आके, अनुनाकीज थे और भी अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। लेकिन पहला मेरा बेसिक फाउंडेशन शुरू करना चाहूँगा, एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है? डिपेंड करता है आप एलियन की डेफिनेशन क्या देते हैं। आप एलियन किसको समझते हैं? एलियन तो उसको कहते हैं ना, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, जो अर्थ से बाहर हो, कोई चीज़ अर्थ से बाहर आई हो उसको। अर्थ से तो बहुत कुछ बाहर है, अर्थ से तो बाहर बहुत सारे प्लैनेट्स भी हैं। और अकॉर्डिंग टू साइंस नाउ हर चीज की एक लाइफ है। इवन जो पत्थर और पहाड़ है वो भी लाइफ रखते हैं ना, तभी तो एग्जिस्ट करते हैं। तो इस हिसाब से तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल तो हर जगह है अर्थ से बाहर। लेकिन हम जब ईटी की बात कर रहे होते हैं तो उसकी कर रहे होते हैं ना, वो मूवीज में भी दिखाते हैं, ग्रे बॉडी होगी, लंबी काली आंखें होंगी, इस टाइप का। अच्छा भाई, तो मूवीज में दिखाते हैं, और मूवीज में आपको पता है चीजें एग्जैजरेटेड होती हैं और रियलिस्टिक जरूरी नहीं होती। कुछ इसमें परसेंटेज रियलिटी में भी मबनी होता है जो बाद में रियलिटी बन भी जाता है। सारी बातें हैं। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि अर्थ से बाहर कोई ऐसी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है जो हमारी तरह हो, ह्यूमंस की तरह, और जो हमें विजिबल यूनिवर्स अब तक नजर आ रही है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 46.5 बिलियन ईयर्स, लाइट ईयर्स उसका रेडियस है हमारे पास, जो विजिबल यूनिवर्स है अभी तक। तो जो विजिबल यूनिवर्स हमारे पास अब तक मौजूद है 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, लाइट ईयर्स का उसका रेडियस है, जितना हम देख सकते हैं अब तक, उसके अंदर तो हमें सब कुछ ब्लैंक नजर आ रहा है अपेरेंटली। ये कह लीजिए हमारी टेलीस्कोप इतनी ज्यादा स्मार्ट नहीं है कि वो बहुत डिटेलिंग में जाके किसी प्लैनेट पे देख सके इतनी दूर। जो सोलर सिस्टम में हमारे पास प्लैनेट्स हैं और सराउंडिंग स्टार्स हैं, उसमें अभी तक कोई लाइफ फॉर्म नजर नहीं आ रही। मैं फिर पूछूंगा कि डिपेंड करता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग इस चीज के ऊपर बड़ी डिफरेंट है, जो प्रॉब्ली अभी तक मेन स्ट्रीम साइंस में भी नहीं है और उस पर डिस्कशन भी नहीं हो रही। तो देखिए, लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है दूसरे प्लैनेट्स में, दूसरे स्टार्स में, हाँ या ना, ये एक सब्जेक्टिव बात है कि देखने वाला जो उसको जो तलाश करने वाला है वो किस नजर से तलाश कर रहा है, ये भी तो हमें गौर करना चाहिए। यानी जो देख रहा है वो लाइफ किस चीज को मानता है, उसके हिसाब से वो मानता किस चीज को है, वो किस विजन से देख रहा है। मिसाल के तौर पे मैं कोई येलो कलर की चीज ढूंढ रहा हूँ इस फ्रेम के अंदर, अपने आंखों के सामने जो भी नजारा है उसके अंदर येलो कलर की चीज ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैंने जो चश्मे लगाए हुए हैं अपने आंखों के ऊपर वो रेड कलर के हैं। तो अब जब क्योंकि मैं रेड कलर के चश्मे पहना हूं, मुझे हर चीज रेड नजर आ रही है, तो मुझे येलो चीज उसमें नजर नहीं आएगी, या उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो ग्रीन लगने लगेगी मुझे। इसी टॉपिक पे उसने, कार्ल सेगन ने भी काफी बात की थी। उसने उसने जो पर्सपेक्टिव बताया था कि हमारा बहुत सबसे बड़ा बायस है कि हम कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स और वाटर बेस्ड लाइफ फॉर्म्स को ढूंढ रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने अज्यूम कर ली लाइफ इसी चीज कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकती है। दैट्स माय पॉइंट एज वेल। अच्छा, आपको पता है, चलें लेट मी बिल्ड इट अप फॉर यू। आपको पता है कि जो ह्यूमन विजिबल स्पेक्ट्रम है हमारी आंखों का, जिसपे हम चीजों को देख सकते हैं, और उसी स्पेक्ट्रम में रहते हुए भी हम अपनी मशीनरी बनाते हैं, टेलीस्कोप बनाते हैं, हमने अपने कैमरास बनाए हैं और सारी डिवाइसेस बनाई हैं, क्या यही स्पेक्ट्रम है विजिबल यूनिवर्स के अंदर? नहीं। अच्छा, जो हमने स्पेक्ट्रम अपना डायग्नोस कर लिया है, डिसाइड कर लिया है कि ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम के सेंटर में हम खड़े हैं, जिसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। उस स्पेक्ट्रम से हम थोड़ा नीचे की तरफ जाएं तो हमें हीटेड रीजन यानी कि इंफ्रारेड रीजन मिलता है, और उसी स्पेक्ट्रम से हम थोड़ा हायर साइड पे जाएं तो हमें अल्ट्रावायलेट या कोल्ड रीजन मिलता है। और उसके अंदर की जो जो चीजें हमें नजर आती हैं उसको भी हम डिवाइस के जरिए डिटेक्ट करते हैं कि ये अल्ट्रावायलेट डिटेक्शन है, यहाँ पे हम देख नहीं पाते उसको। और जो इंफ्रारेड हम देखते हैं कैमरा के जरिए और ग्लासेस के जरिए भी, वो भी डिटेक्शन विजन होता है हमारा, एक्चुअल विजन नहीं होता उस चीज का, मतलब ट्रांसलेशन होती है एक किस्म की। एक तरीके। नाउ द पॉइंट इज, हम उसी स्पेक्ट्रम से और उन्हीं डिवाइसेस से, और जो विजिबल स्पेक्ट्रम हमारा है उससे हम दूसरे प्लैनेट में चीजें ढूंढ रहे हैं। हो सकता है वो चीजें उस स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट ही ना कर रही हो दूसरे प्लैनेट में, नंबर वन। नंबर टू, एक कॉन्सेप्ट मैं और बताता हूँ जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है, और रही बात कि एक आम सा बंदा बैठ के एक पॉडकास्ट के अंदर ये बात कर रहा है, तो हिस्ट्री हैज इट कि आम से बंदों ने ये बातें की और आगे आके शायद वो मेन स्ट्रीम साइंस बन जाए, मे बी 100 years from now, मे बी 200 years from now। लेकिन माई पॉइंट ऑफ व्यू इज, इस अर्थ के ऊपर आपकी जो फिजिकल मेक है, जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है ना, वो किस चीज से बना हुआ, उसकी फिजिकल मेक क्या है? उसकी फिजिकल मेक ये कि आपकी बॉडी मैटर से बनी हुई है, एटॉमिक बॉडी है आपकी। एटॉमिक, अच्छा, पूरी यूनिवर्स में हर चीज एटम से बनी हुई है, हमें ये समझ में आ रही है बात। लेकिन इसकी कॉम्पोजिशन है, आपकी बॉडी के अंदर गोश्त है, हड्डियां हैं,
बाल है अपेरेंटली, उसको ब्रेक डाउन करें तो उसकी कॉम्पोजिशन है कि आप मिनरल्स और एलिमेंट से बने हुए, आपके अंदर मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, फॉस्फेट भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, वाटर है आपकी बॉडी के अंदर मेजर। तो आपकी बॉडी का एक कॉम्पोजिशन, एक मटेरियल है, एक इंग्रेडिएंट है जिससे मिलकर आपकी फिजिकल बॉडी बनती है। और जब वो फिजिकल, आपकी आंखें भी उसी से बनी हुई, आपका ब्रेन भी की कॉम्पोजिशन है कोई। अब ना ये जो कॉम्पोजिशन का मटेरियल आउटपुट सामने खड़ा हुआ है इंसान बॉडी, और उसके अंदर एक सोल है, एनर्जी। तो जब ये बॉडी बनती है तो उसकी आंखें जो बनती हैं वो एक सर्टेन लिमिट के साथ होती हैं, वो एक लिमिटेड विजिबल स्पेक्ट्रम देख सकती हैं, क्योंकि वो बनी ही इन चीजों से है, तो देखती भी वही चीज है। और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो, इसी तरह जमीन का जो कॉम्पोजिशन है, 70% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, 21% बाकी दूसरी गैसेस है, एयर। ये एटमॉस्फेयर है हमारा। और जो अर्थ का फिजिकल स्ट्रक्चर है उसका जो कॉम्पोजिशन है, बीच में हमारे मोल्टन आयरन है, लावा है जिसको हम कहते हैं आपका कोर है, उसके बाद मेंटल है, सॉलिड आयरन और मेटल है, उसके बाद अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट मुख्तलिफ टाइप की बनी है जो ऊपर मट्टी सिलिका है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये कॉम्पोजिशन है अर्थ का, और एक वाटर बेस्ड प्लेनेट है अर्थ। इस कॉम्पोजिशन में, इस एटमॉस्फेयर के साथ जो ह्यूमन बॉडी फॉर्म होती है, जो इंटेलिजेंट बीइंग फॉर्म होती है, उसका एक लिमिटेड विजिबल स्पेक्ट्रम है। नाउ पुट दिस सेम प्रोसेस ऑन मार्स। मार्स का जो कॉम्पोजिशन है, मार्स का जो एटमॉस्फेयर है, जो मार्स में लाइफ फॉर्म हो रही होगी, जो इंटेलिजेंट लाइफ होगी, उसको अर्थ भी इसी तरह खाली नजर आता होगा जिस तरह हमें मार्स खाली नजर आ रहा है, क्योंकि वो एक अलग विजिबल स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अलग फिजिकल स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इससे तो मुझे ये लग रहा है कि मार्स तो में दिख रहा है, इसकी आर्गुमेंट ये दी जाएगी, दिख रहा है, मेजर कर रहे हैं। लेकिन आप ये कहना चाहेंगे जो मार्स हमें दिख रहा है और जिसमें एग्जिस्ट करती है लाइफ, वो फ्रीक्वेंसी ही अलग है। फ्रीक्वेंसी अलग है। जो मार्स हमें दिख रहा है खाली, वो उस, जो दिख रहा है ना, वो उस स्पेक्ट्रम में फॉल करता है, उस मैटर के कॉम्पोजिशनल स्पेक्ट्रम में फॉल करता है कि जो हमारे स्पेक्ट्रम को विजिबल है। इसलिए हमें खाली एक मार्स नजर आ रहा है, तो हमें खाली सैटर्न नजर आ रहा है, खाली जुपिटर नजर आ रहा है। हमने जो वहाँ रोबोट्स भेजे हैं, अगर हमें लाइफ दिख भी नहीं रही वहां, तो कभी उनसे बम्प टच नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये तो हमने विजिबल स्पेक्ट्रम की बात की, इसी तरह टच का भी स्पेक्ट्रम है। जो कॉम्पोजिशन हमारी है, हमारी कॉम्पोजिशन में हम एक सर्टेन लेवल के एलिमेंट्स को इंटरेक्ट कर सकते हैं विदाउट टच सेंसेस। अच्छा, सेंसेस क्या होते हैं ये भी हमें पता है साइंटिफिकली, कि आपके 5 सेंसेस हैं, टच का सेंस, स्मेल का सेंस, टेस्ट का सेंस, विजन का सेंस और हियरिंग का सेंस। ये आपके फोटोन रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, जब उन पे वो एनर्जी पड़ती है वो वाइब्रेट करते हैं और आपकी ब्रेन में जाके सिग्नल्स करते हैं। तो हमारे ब्रेन में वो फोटॉन्स उस फ्रीक्वेंसी पे डिटेक्ट ही नहीं हो रहे, हमारे जो ट्रांसमीटर है ब्रेन और हमारे रिसेप्टर्स को, तो ना हमारे ब्रेन को वो आप कह लीजिए वाइब्रेट कर रहे हैं। जब हमारे ब्रेन को वाइब्रेट नहीं करे तो हमें वो चीज आइडेंटिफाई नहीं हो रही। अब जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनमें जो इंटेलिजेंट बीइंग रहती हैं, वो अपने स्पेक्ट्रम और अपने फिजिकल, अपने विजिबल, अपने सेंस, अपने हियरिंग, अपने टच, अपने टेस्ट, तमाम सेंसेस के अलग फ्रीक्वेंसी पे वो एग्जिस्ट करती हैं, और उनकी जो सेंसेस होंगे वो अलग होंगे हमसे। बहरहाल ये एक बड़ी बड़ी गौरतलब बात है, और अगर लोगों को समझ में आए तो समझ में आने वाली बात है, और अगर नहीं समझ में आए तो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो जो ये आप बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अगर आप किसी तरीके से शिफ्ट कर लेते तो आप उनको देख रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी हम क्लियर कर देंगे। फ्रीक्वेंसी से यहाँ क्या मुराद है? फ्रीक्वेंसी से मुराद कितने लेवल पे आप ऑसिलेट करते हो, कितने लेवल पे आप वाइब्रेट करते हो, उसको हम हर्ट्ज से जानते हैं नॉर्मली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को, कि मैं इतने हर्ट्ज पर मिनट या पर सेकंड ऑसिलेट कर रहा हूँ, तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। तो जो फर्ज करें जो मार्स में जो मखलूक है या जुपिटर में जो इंटेलिजेंट बीइंग या मखलूकात पाई जाती है, वो किसी और फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट और वाइब्रेट करती हैं। उनका मैटर ही अलग तरीके से बना हुआ है। अच्छा, वाइब्रेट करती भी अलग फ्रीक्वेंसी पे है और उनका वाइब्रेशनल पैटर्न भी अलग हो सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो टेक्निकली अगर हम उससे बात करें प्योर चांस पे, प्रोबेबिलिटी पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, मोस्ट डेफिनेटली। देखिए, अगर आप कार्ल सैगन हो गया, कार्ल जंग हो गया, नील डिग्रेस टाइसन आजकल बड़ा मशहूर है, वो भी इस पे बात कर रहे हैं, आइंस्टाइन ने बात की, और बहुत सारे जो ग्रेड्स गुजरे हैं या फिलोसफर्स गुजरे हैं, इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो सूफीज गुजरे, सेंट गुजरे, और दूसरे रिलीजन्स के अंदर जो गुरुज और ग्रेड्स गुजरे, दे ऑल गेव अ पिंच ऑफ हिंट के
दूसरी जगह इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है, लेकिन उन्होंने हमेशा ये एम्फसाइज किया कि क्या हमारी समझने की सलाहियत है। लेकिन रिलीजियस एंगल में क्या मतलब रिलीजन ने कहा बताया एलियंस हैं और हाँ, रिलीजन क्योंकि चीज़ों को आसान करके और सिंप्लीफाई करके बताता है ताकि तमाम मैसेज उसको फॉलो कर सके। तो इस्लामिक फिलॉसफी के अंदर आपको एंजल्स का कॉन्सेप्ट है, क्रिश्चियनिटी कॉन्सेप्ट के अंदर एंजल्स और जिन का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम के अंदर है एंजल और जिन का, जूडाइज्म के अंदर है, हिंदुइज्म के, इन सारे जो मेन स्ट्रीम इंस्पिरेशनल और डिवाइन रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, उन सब में जो है एंजल्स का और जिन्स का और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटीज का जिक्र है और कॉन्सेप्ट है और उस मानते हैं। अब उसको वो अपने पर्सपेक्टिव या अपने बिलीफ सिस्टम से उसको समझते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन भी उसी तरह देते हैं, लेकिन इट्स देयर, ये हम सबको पता है। लेकिन हमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, हमें रिलीजन, साइंस और उसकी इस चीज की फिलॉसफी को भी समझना पड़ेगा। जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया तो जाके हमें समझ में आएगा, अच्छा ये सारी जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग है ये ट्रैवल कैसे करती हैं स्पेस के अंदर, ये प्लैनेट टू प्लैनेट ट्रैवल करती हैं। अभी जो एक कॉन्सेप्ट बड़ा थ्योरी बड़ी कॉमन हुई है, जैसा आपने जिक्र किया था अनुनाकीज वाली, वो थ्योरी ये है कि भाई एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग जो इंटेलिजेंट फॉर्म है हमसे, वो अपने प्लैनेट या स्टार के लिए जिस पे भी वो एग्जिस्ट करते थे, उनको फ्यूल या कुछ मटेरियल चाहिए था एंड दे वर सर्चिंग फॉर इट। उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी थी, वो अर्थ पे लैंड किया, उन्होंने देखा यहाँ पे होमो इरेक्टस यानी कि जिनको हम अपने एंसेस्टर बोलते हैं साइंस के अंदर, एप्स और क्या चिंपैंजीज। एप के एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर एप्स और चिंपैंजीज एग्जिस्ट नहीं करते थे उस वक्त। नहीं, कॉमन एंसेस्टर होमो इरेक्टस बेसिकली एप्स की ही टाइप को हम कह रहे हैं, इवॉल्व, डाइल्यूशन है उसके अंदर। अच्छा, तो वो जो हमारे कॉमन एंसेस्टर थे अकॉर्डिंग टू देम, एप्स, चले हम उसको जनरली एप कह लेते हैं, होमो इरेक्टस भी कह सकते हैं हम, थोड़ा सा फर्क है। तो वो लोग यहाँ मौजूद थे, वो इवॉल्व हो चुके थे या वो आ चुके थे, जैसे भी थे, उन्होंने अपना अनुनाकी डीएनए जो है वो इन एप्स के अंदर एम्बेड किया और एक नई ब्रीड क्रिएट की जिसको हम ह्यूमन कहते हैं। और उनका पर्पस ये था कि इनको हम एज अ स्लेव यूज करेंगे, वर्कर के तौर पे यूज करेंगे आने वाले वक्त में। उन्होंने ऐसी चीजें प्लान कर दी कि जब टाइम आएगा तो वो सिग्नलिंग उनको मिल जाएगी एंड दे विल कम फॉर इट। और ये अभी जो मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया, इस पर बहुत ज्यादा ये बातें की जा रही हैं, और जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, वर्ल्ड स्टैब्लिशमेंट है, वो भी इस पे इशारे दे रही है कि बहुत ही करीब कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट वो छोड़ने वाले हैं कि, बल्कि इनफैक्ट क्लेम तो कर चुके हैं कि हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से कांटेक्ट में है या हमारे कब्जे में एक आध है और हमने उससे टेक्नोलॉजी सीखी है। इस तरह की चीजें भी आपको बाहर आती हुई नजर आएंगी। तो ये जितने भी थेरीज हैं इनकी कोई बेसिस है, या क्योंकि जितनी है डिटेल में बता रहे हैं, इतनी डिटेल इनके पास आई कहाँ से इस चीज की? या देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप मटेरियल साइंस की बात करें तो कोई भी थ्योरी होती है, उसके ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसके बुनियादी फैक्टर्स होते हैं और उसको बार बार टेस्ट किया जाता है। अगर वो कह लीजिए टेक्सचुअल थ्योरी है तो उस पर आर्ग्यूमेंट किया जाता है और उसकी लॉजिकल रीजनिंग निकाली जाती है, और अगर वो साइंटिफिक कोई प्रैक्टिकल थ्योरी है तो उसको प्रैक्टिकल करके बार बार टेस्ट किया जाता है। लेकिन हर थ्योरी, दुनिया में थ्योरी देने में कोई एतराज नहीं, थ्योरी एक फूड फॉर थॉट भी होती है। शायद वो उस वक्त के माइंडसेट रिजेक्ट कर दे दुनिया का, लेकिन लेटर ऑन हमारे पास इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम उस थ्योरी को रिविजिट कर सकते हैं। दुनिया में हमेशा ऐसा होता है। तो सेंसिबल अप्रोच ये है कि ये थ्योरी लोग दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि सोशल मीडिया और वर्ल्ड मीडिया इतना ग्लोबल हो चुका है कि अब एक मीडिया एक स्टेज है, यूट्यूब और इस तरह के सोशल साइट जो है ये एक स्टेज बन गए एंड इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म। जो भी रखता है जो नॉलेज या जो भी परफॉर्म करना चाहता है, जो भी अपना आर्ट या स्किल प्रेजेंट करे, वो इस प्लेटफॉर्म पे आके करे। और जो कलेक्टिव लोगों की अप्रोच होगी वर्ल्ड वाइड, जो लोग उसको पसंद करेंगे वो हिट होगा। मतलब कि कोई गाना है वो ग्लोबल सेंसेशन बन जाता है, बिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, भले वो आपकी रंग और नस्ल आपकी जबान का नहीं है, बट स्टिल यू लाइक इट। तो एक ग्लोबल अप्रोच बन गई। तो इसी तरह थ्योरीज भी ग्लोबल आ रही हैं। तो और एक सेकंड, और तो और हम लोग जो इस वक्त जो मैं वर्ल्ड व्यू देख रहा हूँ उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट और फिलोसफर्स और इंटेलेक्चुअल जैसे निकल के आ रहे हैं जो कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की बात कर रहे हैं। यानी कि अब ऐसी थ्योरी दी जाए जो हर चीज को इनकलकेट कर ले और परफेक्ट फिट आ जाए इस चीज पे जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है। यानी कि हमारी एग्जिस्टेंस भी उसमें कवर हो जाए, गॉड भी कवर हो जाए, साइंस भी कवर हो जाए, फिलोसफी भी, हिस्ट्री भी, पास्ट भी, और जो कुछ भी यूनिवर्स में है उसको समझने का एक कोई अप्रोच हमें मिल जाए। अब इसमें मुख्तलिफ थ्योरी आएंगी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में दो चार लोगों ने दी है मेन स्ट्रीम, और लोग उसको सुन रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे इस साइड ऑफ द प्लेनेट के अंदर लोग इस पे बात नहीं करते।